हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप लोग सबको बहुत 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 अच्छा होगा। क्या करने वाले हैं हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं मुन्ना, हम लोग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं अपन। ट्रू फॉल्स बोले तो अगर कोई बच्चा अभी तक वीडियो नहीं देखा है कॉन्सेप्ट्स वाला, तो पहले आप वो देखो और उसके बाद फिर इस पे आओ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 35-40 ट्रू फॉल्स डाला है, 40 ट्रू फॉल्स डाला है, तो ये अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। ये है ना, आपके अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। चलो, बोल रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन that an enterprises is a going concern and will continue its operation for the foreseeable future. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं ना, तो हम लोग इस अजम्पशन के साथ बनाते हैं कि हम लोग का जो बिजनेस है ना, वो फोर्सिबल फ्यूचर तक चलता रहेगा। हाँ, गोइंग कंसर्न ही ये बोलता है, गोइंग कंसर्न ये बोलता है कि हम लोग का बिजनेस जो है ना, वो लास्ट करेगा फॉर एवर। ठीक है, तो ये सही है, एकदम सही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अगर आप लिख पाओ तो लिख देना, याद रहेगा तो लिख देना, अगर नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोलता है कि गोइंग कंसर्न जो है ना, ये बोलता है कि हम लोग का जो बिजनेस है वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, ना ही हम उसको बंद करने वाले हैं और ना ही हम लोग उसको सब्सटैंशियली स्केल डाउन करने वाले हैं। क्लियर है क्या? फिर क्या बोला, इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, जो कि अपना क्या है, गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी है और अक्रूवल है, आर फॉलोड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज मैंडेटरी। आंसर इज नो, गलत, गलत, फॉल्स। बोल रहे कि अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो हो रहा है तो कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर हम लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे तो डिस्क्लोज करने का जरूरत है, अदरवाइज डिस्क्लोज करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बाबू, आपको ट्रू में भी रीजन लिखना है और आपको फॉल्स में भी रीजन लिखना है। अगर आप रीजंस नहीं लिखोगे ना, यू विल गेट अंडा। अगर मान के चलो एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, 2 मार्क का ही आता है, अगर आपका ट्रू और फॉल्स सही है और आपका रीजन गलत है, यू विल गेट 0। क्या भैया, ये ट्रू फॉल्स का मार्क्स नहीं मिलता है क्या? ट्रू फॉल्स का मार्क्स मिलता है, लेकिन आपका रीजन अप्रोप्रिएट होगा तो। बात समझ पा रहे हैं? सिर्फ टीएफ करने का मार्क्स नहीं मिलता है, रीजंस अगर सही होगा तो जाके मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन स्ट्रिक्टली ऑन कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट बेसिस। एकदम फालतू बात। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम लोग रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हम लोग उसको कमा लें। एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हम लोग इनकर कर ले। ठीक है ना। कैश के फ्लो से, कैश आया कैश गया, उससे कोई खास मतलब अपने को नहीं है। ठीक है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम गलत है। बोल रहा है अंडर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, बोल रहा है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या था कि अगर हमने कोई प्रिंसिपल, कोई मेथड अडॉप्ट कर लिया है तो ईयर ऑन ईयर हम लोग उसी को फॉलो करेंगे, हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एंटरप्राइज कैन नेवर चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ऐसा नहीं था, 3 एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन क्या था कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है तो चेंज कर लो, लॉ बोल रहा है तो चेंज कर लो, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन चेंज कर लो। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। गोइंग कंसर्न assumption is no longer valid. Assets in the balance sheet should still be valued at historical cost less depreciation. If going concern is no longer valid, मैंने क्या बोला था कि गोइंग कंसर्न अगर फॉलो हो रहा है तो आप क्या करोगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे अपना बुक्स में एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर अपना गोइंग कंसर्न नहीं है, हम लोग नॉन गोइंग कंसर्न हो जाएंगे। मैंने नॉन गोइंग कंसर्न का भी कंडीशंस बताया था, इंडिकेटर्स बताया था कि कौन सा इवेंट है जो इंडिकेट करेगा कि हम लोग नॉन गोइंग कंसर्न हो गए। हम लोग का की मैनेजरियल पर्सन मर गया या छोड़ के चला गया, हम लोग का कंसिस्टेंटली लॉस आ रहा है। ठीक है, हम लोग का जो मेजर मार्केट शेयर है वो अब छूट गया हम लोग के हाथ से। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि हम लोग शायद अब गोइंग कंसर्न नहीं रह पाए। ठीक है, उस केस में आपको अपने एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। तो ये फॉल्स है। रीजन में देखो क्या है, when the entity is not a going concern, asset must be valued at net realizable value or liquidation value rather than historical cost. क्लियर है? अच्छा था ये वाला।
फिर क्या बोल रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर्स ट्रीटेड एज इंटरनल लायबिलिटी। हाँ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बोलता है कि बिजनेस और उसका ओनर दोनों अलग अलग है, और अगर मालिक कोई भी पैसा डाला है बिजनेस में तो आप उसको इंटरनल लायबिलिटी ही लोगे, बिजनेस उसको इंटरनल लायबिलिटी लेगा, क्योंकि दोनों एक एंटिटी नहीं है, दोनों टू डिफरेंट इकोनॉमिक एंटिटी है। हाउस रेंट ऑफ प्रोप्राइटर पेड फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज रेंट एक्सपेंसेस। गलत, एकदम गलत। अगर आपने कोई घर का खर्चा, आपने कोई घर का खर्चा पे किया है, तो आप उसको बिजनेस के अंदर कैसे दिखा सकते हो, दिखा सकते हो क्या, नहीं, नहीं दिखा सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको ड्राइंग्स दिखाना पड़ेगा। आप उसको क्या करोगे, आप उसको ड्राइंग्स दिखाओगे। चलो, फॉल्स, फॉल्स बोल रहा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि मालिक और उसका बिजनेस दोनों अलग अलग है, तो जो भी घर का खर्चा है ना, वो आप उसको ड्राइंग्स दिखाओ, उसको आप बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं बता सकते हो, दोनों एक एंटिटी नहीं है, दोनों अलग अलग एंटिटी है। ठीक है, क्या बोल रहा है, हाई ऑर्गेनाइजेशन मोरल्स मैनेजमेंट इफिशिएंसी आर रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इतना फालतू बात है, इतना फालतू बात है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोला था, वो तो यही बोला था ना कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप उन चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो जिसको भी हम लोग मनी के टर्म में मेजर नहीं कर पाएंगे। आज अपने एम्प्लॉय का इफिशियंसी, उसका हार्ड वर्क, उसका मोरल्स, एथिक्स, ये सब को हम लोग मॉनेटरी टर्म में मेजर कर पाएंगे क्या? आंसर इज नो रे बाबा, नो। ना 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 ना, हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, हम लोग उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे? क्योंकि उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म में। तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट specify that only those transactions and event capable of being expressed in monetary term are recorded। ठीक है ना? और जो भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, बोल रहा है अंडर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एसेट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट देयर करंट मार्केट वैल्यू। ये क्या बोल दिया, करंट मार्केट दो बार लिख दिया, करंट मार्केट या फिर मार्केट रिप्लेसमेंट प्राइस इन बैलेंस शीट। ये गलत बात बोला है क्या? ये तो पूर्ण रूपेण गलत बात है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोला था कि कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे, अपने को मार्केट वैल्यू पे या करंट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करना है। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन था, स्टॉक। स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बट वो किस में फॉल कर रहा था? वो एक्सेप्शन में फॉल कर रहा था। बात समझ में आ रहा है? तो ये गलत है। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस कॉन्सेप्ट को आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि वो किस पे रिकॉर्ड करता है? वो एक्वेशन कॉस्ट प्लस कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, इंस्टॉलेशन खर्चा है, उस पर रिकॉर्ड करना है। फिर क्या बोल रहे हैं, इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट पेड ऑन न्यू मशीनरी आर डेबिटेड इन मशीनरी अकाउंट अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हाँ, बोला कि आपका जो एक्विजिशन कॉस्ट होगा उसके अलावा वो सारा खर्चा जो उसको प्रेजेंट लोकेशन पे लाने में लगा है, जो उसको यूजेबल कंडीशन में लाने में लगा है, वो सारा खर्चा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ही बोलता है। अब क्या बोल रहा है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट इज टू मैच टोटल कैश इनफ्लो एंड टोटल कैश आउटफ्लो। कंप्लीटली रॉन्ग। ये क्या बोला था, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोला था? मैचिंग कॉन्सेप्ट बोला था कि बेटा आपका जो एक्सपेंसेस है ना, वो आपके रेवेन्यू के साथ मैच करना चाहिए। आपका जो एक्सपेंसेस है वो आपके रेवेन्यू के साथ मैच करना चाहिए। आपका जो एक्सपेंसेस है वो आपके रेवेन्यू के साथ मैच करना चाहिए। बराबर है क्या? अकाउंटिंग ईयर सेम होना चाहिए। क्लियर है? आओ जी, बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट ईयर एंड आर एडेड तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड ऑन अक्रूवल एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या बोला? बोला जो भी आउटस्टैंडिंग खर्चा है, आउटस्टैंडिंग खर्चा मतलब क्या? वो एक्सपेंसेस जो इनकर हो गया है पर अपन पे नहीं किए हैं। कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस इनकर हो गया है लेकिन अपने पे नहीं किए हैं, क्या वो खर्चे में आएगा? हाँ, खर्चे में आएगा। ठीक है,
वही बोल रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ईयर एंड में रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा और पीएल में भी जाएगा। ये कौन बोलता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी बोलता है और मैचिंग कॉन्सेप्ट भी बोलता है। पर भैया एक बात बताओ, या तो अक्रूवल बोलेगा या मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलेगा, मतलब दोनों कैसे? मैं बोला था कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अंदर ही बहुत सारा कॉन्सेप्ट पलता है, जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हो गया। अक्रूवल कॉन्सेप्ट बाप है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन उनके अंदर आता है, बेटा है। क्लियर है क्या? चलिए, तो यहां पे मैचिंग कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट दोनों ये बात बोलते हैं। ट्रू, करेक्ट। आइए, एडवांस कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर फॉर गुड्स टू बी सप्लाइड नेक्स्ट ईयर रिकॉग्नाइज्ड एज सेल्स इन करंट ईयर। एकदम वाहियात बात। अरे भाई मेरे, अभी पैसा मिला है, अभी पेमेंट रिसीव हुआ है और हम लोग माल डिलीवर करेंगे, सेल्स होगा यहां, माल डिलीवर करेंगे यहां। तो क्या हम लोग इस साल, क्या हम लोग उसको इस साल सेल्स में ले? अगर आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट याद है तो हमने क्या डिस्कशन किया था? हमने डिस्कशन किया था रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में, आ जाओ देखो देखो देखो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में हमने डिस्कशन किया था कि हम लोग सेल्स को किस पे रिकॉर्ड करेंगे? जब वो अर्न कर लेंगे, जब हम लोग माल बेचेंगे, जब अर्न हो जाएगा, जब सेल्स रेवेन्यू हम लोग अर्न करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग को कैश फ्लो से मतलब है क्या? अपने को कैश फ्लो से मतलब नहीं है। अर्न कब मानेंगे? जब ओनरशिप और रिस्क जो है ना वो ट्रांसफर होगा, जब गुड से एसोसिएटेड ओनरशिप और रिस्क ट्रांसफर होगा, उससे मतलब है, तब जाके हम लोग सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। कैश रिसिप्ट से अपने को कोई खास मतलब है क्या? इससे कोई मतलब नहीं है। अपने को मतलब किससे है कि गुड से रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए। अगर गुड से रिलेटेड रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है तो हम लोग मानेंगे कि हम लोग अर्न कर लिए हैं। अगर वो ट्रांसफर नहीं हुआ तो हम लोग मानेंगे कि हम लोग अर्न नहीं किए हैं। कैश फ्लो से कोई खास मतलब है क्या? आंसर इज नो। चलिए जी, यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे। बोल रहा है कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग स्टॉक टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इज सपोर्टेड बाय मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? आपका एक्सपेंसेस और आपका रेवेन्यू वो मैच करना चाहिए। आपका एक्सपेंसेस आपका रेवेन्यू मैच करना चाहिए। अब देखो ध्यान से, साल के बिगिनिंग में हम लोग के पास 100 रुपए का माल था, हमने परचेस किया है 1000 रुपए का माल, ठीक है ना? कुल मिला के गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना हो गया? 100 और 1000, 1100 रुपए का माल अवेलेबल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्लियर है क्या? अब साल के एंड में हम लोग के पास 400 रुपए का माल बचा हुआ है, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमने इस साल कितने रुपए का माल बेचा होगा? 700 रुपए का माल बेचा है और लेट्स से सेल हुआ है 2000, 2000 में बेचा है। तो जब हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं या ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं तो सेल्स यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे हमने सेल्स लिखा, बाई सेल्स लिखा कितना? 2000। और यहां पे हम लोग COGS लिखे ना, 600 ही लिखे ना, सॉरी 700, 700 लिखे ना, क्योंकि अगर हम लोग यहां पे 1100 लिखते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। हमने 700 का माल 2000 में बेचा है या हमने 1100 का माल 2000 में बेचा है? हमने 700 का माल 2000 में बेचा है, हमने 1100 का माल 2000 में नहीं बेचा है। तो इसी कारण से अगर तुम देखो ध्यान से, हम लोग अगर ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहां पे लिखे ओपनिंग स्टॉक कितना? 400, सॉरी 100, और यहां पे परचेज हमने लिखा 1000 रुपया, तो ये तो 1000, 1100 हो गया। तो हम लोग यहां पे कैंसिल कर देते हैं 400 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे 400 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक लिख के हमने क्या किया है? हमने अपने ओवरऑल कॉस्ट को घटाया है। क्लियर है? चलो, यहां तक क्लियर है क्या? चले जी चले, आगे बढ़े।
बोल रहा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस shown on the liability side of balance sheet under accrual concept. बोल रहा है इनकम अगर मिला है एडवांस में तो अपने इसको किधर दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। हाँ, अपने को पैसा मिल गया लेकिन अभी तक अपना इनकम नहीं हुआ है क्योंकि हम अपने को एडवांस है मिला, हम लोग सर्विसेज नेक्स्ट ईयर देंगे तो लाइबिलिटी है। ठीक है, चलिए जी। बोल रहा है प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या था, एंटिसिपेट करना है प्रोबेबल लॉस को बट इनकम को नहीं। ठीक है, प्रूडेंस प्रिंसिपल बोल रहा है स्टेट करता है कि अकाउंटेंट शुड एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर प्रॉफिट, वाह, एंड इग्नोर ऑल पोटेंशियल फ्यूचर लॉसेस। कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक इसका उल्टा है ना। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोला कि सुन बे, जितना भी प्रोबेबल लॉस है, एक्सपेंसेस है, उन सबको कंसिडर करने का, कोई भी इनकम, प्रोबेबल इनकम को कंसिडर नहीं करने का। बराबर है क्या? आगे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल। एकदम सही। बोल रहा है कि अगर आपने कोई माल खरीदा है, अगर आपने कोई माल खरीदा है 10 लाख रुपए में और अब उसको बेचने जाओगे ना तो 8 लाख में बिक गया, उसको आप बेचने जाओगे तो 8 लाख में ही बिकेगा, तो फिर भाई आपका नुकसान मान के चलो कि हो ही गया। 2 लाख का प्रोबेबल लॉसेस को आप कंसिडर कर लो। और अगर आप जैसे ही 8 लाख में रिकॉर्ड करते हो अपने स्टॉक को, 10 लाख का खरीदा था 8 लाख में रिकॉर्ड कर रहे हो तो 2 लाख आपने कंसिडर कर लिया लॉस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। क्लियर है क्या? बोल रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट। बोल रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट, डाउटफुल डेट इज एंटिसिपेटेड ऑफ फ्यूचर बैड डेट बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म। जितना भी हम लोग प्रोविजन बनाते हैं ना फॉर लॉसेस, जितना भी प्रोविजन बनाते हैं लॉसेस, जो भी प्रोविजन बनता है फॉर लॉसेस और फॉर एक्सपेंसेस, वो किसकी वजह से है? वो सिर्फ और सिर्फ प्रूडेंस की वजह से ही है, वो प्रूडेंस की वजह से ही है। क्लियर है क्या? बोलता है कि अगर आपका कोई फ्यूचर में प्रोबेबल लॉस है या कोई प्रोबेबल एक्सपेंसेस है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर दैट एक्सपेंसेस बनाना पड़ेगा, और वो बिकॉज ऑफ प्रूडेंस। बोल रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है ना वो फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस है और उसको आप आज कंसिडर करना चाहते हो बिकॉज ऑफ प्रूडेंस। बोल रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। अच्छा, ये फायदा है या नुकसान है? अपने को डेटर से पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में, आगे चल के अपने को डेटर से पैसा मिलने वाला है 100 रुपया। अगर वो डिस्काउंट मांगेगा, अगर वो डिस्काउंट मांगेगा, इस पे डिस्काउंट अगर देना पड़ा तो ये अपने लिए क्या है? ये अपने लिए एक्सपेंसेस है। क्लियर है क्या? अगर अपने को क्रेडिटर को पे करना है 50 रुपया, यहां पे अपने को क्रेडिटर को पे करना है 50 रुपया, और यहां पे अगर अपने को डिस्काउंट मिलता है लेट्स से 5 रुपए का, तो ये अपने लिए क्या है? ये तो अपने लिए मुनाफा है ना, इनकम है ना। अब प्रूडेंस क्या बोला है? प्रूडेंस बोल रहा है बेटा इसको लेना है, इसको कंसिडर करना है, बट इसको कंसिडर नहीं करना है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करना है लेकिन एक्सपेक्टेड लॉस को कंसिडर करना है। एक्सपेक्टेड लॉस को कंसिडर करना है साहब, इनकम को नहीं करना है। एक्सपेक्टेड लॉस को कंसिडर करना है, इनकम को नहीं करना है। तो ये तो गलत बात बोल दिया ना, उल्टा बात बोल दिया। बोल रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज रिक्वायर्ड एज पर कंजर्वेटिव। गलत बोला, इनकम को नहीं, एक्सपेंसेस को, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस लॉसेस को। गलत, फॉल्स। बोल रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू पे दिखाना है इंस्टेड ऑफ टोटल प्रीमियम पेड इज एन एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंस। ठीक है, देखो ध्यान से, पार्टनरशिप में आता है, पार्टनरशिप में आता है ये जेएलपी वाला पॉइंट। हमने मान के चलो अभी तक हमने यहां पे प्रीमियम पे किया, 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 हमने अभी तक मान के चलो 40 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर दिया है। ठीक है, और अपने को आज अगर अपने सरेंडर करते हैं, आज अगर अपने सरेंडर करते तो सरेंडर वैल्यू, अगर हम लोग आज पॉलिसी को छोड़ देते हैं कि भाई हमको नहीं चलाना और पॉलिसी ले लो अपना पॉलिसी, हम
कैंसिल कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो अपने को 28 लाख मिलेगा। तो अपने बैलेंस शीट में 40 लाख डालें या 28 लाख डालें? आंसर इज 28 लाख डालें, 40 लाख नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर अपने को मिलेगा ही 28 लाख तो फिर भैया हम लोग 40 लाख क्यों डालें भैया? लेकिन अगर हम लोग सरेंडर नहीं करते तो फिर तो एंड में हम लोग को पूरा अमाउंट मिलता ना। अरे भाई वो तो फिर प्रोबेबल इनकम हो गया ना, वो तो प्रोबेबल इनकम हो गया। कंजर्वेटिव क्या बोल रहा है? कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस बोल रहा है कि कोई भी प्रोबेबल इनकम को कंसिडर मत करो, कोई भी प्रोबेबल इनकम को कंसिडर मत करो। हाँ, अगर एक्सपेंसेस लॉसेस है उसको कंसिडर करो, ठीक है ना। तो अगर हम लोग 40 लाख ले लेंगे फिर तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रोबेबल इनकम को कंसिडर कर लिए। बोलता है वो नहीं करना है, सरेंडर वैल्यू पे दिखाओ, जितना मिलना है उतने पे ही दिखाओ, ज्यादा है मत दिखाओ। सरेंडर वैल्यू इज द एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन द रिपोर्टिंग डेट, प्रिवेंटिंग ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट। ठीक है ना, अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप 40 दिखाओगे तो फिर तो कहीं ना कहीं आप एसेट को ओवर स्टेट कर दिए ना, बढ़ा दिए। एसेट को देखो, एसेट को बढ़ा के दिखाना, लाइबिलिटी को घटा के दिखाना, ये दोनों ही प्रोबेबल इनकम है। और प्रूडेंस इसका इजाजत देता है क्या? प्रूडेंस इसका इजाजत नहीं देता है। ठीक है ना। क्या बोल रहा है? ओमिशन इन पैसा, राउंडिंग ऑफ फाइनेंशियल फिगर टू द नियरेस्ट रूपी वायलेट्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या बोल दिया ये? बोल रहा है हम लोग पैसा को छोड़ दिए, मतलब 5872 रुपीज 20 पैसा था, तो पैसा को छोड़ दिए, या फिर 999 था, हम लोग उसको 1000 मान लिए, राउंडिंग ऑफ कर दिए। बोलता है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन है। भाई नहीं, ऐसा नहीं है। मटीरियलिटी बोलता है बहुत छोटा अमाउंट है बाबा, 20 पैसा, 1 रुपया बहुत छोटा अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वायलेशन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है। ठीक है। चार्जिंग स्मॉल टूल, छोटा छोटा होता है ना टूल्स, बोल रहे हैं छोटा मोटा कैलकुलेटर हो गया, स्टेपलर हो गया, उसको हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली उसको एक्सपेंसेस में डाल दे रहे हैं, जिस साल खरीदे उस साल के खर्चे में डाल दे रहे हैं। अब कोई बोलेगा कि भैया कैलकुलेटर तो 2-4 साल चल जाता है, स्टेपलर 2-3 साल चल जाता है, तो इसको आप एसेट क्यों नहीं माने, एक्सपेंसेस क्यों मान लिए? क्योंकि अमाउंट काफी छोटा है, इमटेरियल अमाउंट है, इसी कारण से एक्सपेंसेस मान लिए। ट्रू। क्लियर है क्या? कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या था? जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम लोग मान के चलो यहां पे खड़े हैं, यहां पे अपन खड़े हैं, ये अपना रिपोर्टिंग डेट है। रिपोर्टिंग डेट बोले तो आज ही हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। फ्यूचर में अपना कोई लाइबिलिटी है जो अपने को पे करना भी पड़ सकता है, पे नहीं भी करना पड़ सकता है, पे करना पड़ भी सकता है, पे नहीं भी करना पड़ सकता है। इसका चांसेस कम है, इसका चांसेस काफी कम है, इसका चांसेस काफी ज्यादा है। क्लियर है क्या? नहीं पे करने का चांसेस काफी ज्यादा है, पे करने का चांसेस काफी कम है। तो ऐसे लाइबिलिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे लाइबिलिटी को हम लोग कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोल सकते हैं। क्लियर है क्या? अब देखो बोल रहे हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी शोन इन द फुटनोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ये एक बात बताओ कि अगर इसका चांसेस काफी कम है, पे करने का चांसेस काफी कम है, पे करने का चांसेस काफी कम है, तो उसको दिखाने का जरूरत ही क्यों है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर है उनको तो पता चलना चाहिए ना। आज फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरे ट्यूशन सेंटर पे एक बच्चा केस कर दिया, 2 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन मांग रहा है, बोला कि भैया आप जो वो प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे ना गलत पढ़ा दिए थे, ठीक है, तो मेरे को 2 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन चाहिए। अब मेरे को पता है सही पढ़ाए थे, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो मेरे को पता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, जीत जाऊंगा। लेकिन जो मेरे एंटिटी में, जो मेरे फर्म में, जो मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है, ठीक है ना, उनको पता चलना चाहिए ना कि एक केस हुआ है। भले वो केस मैं जीत जाऊं, मेरे को पूरा यकीन है कि मैं केस जीत जाऊंगा, स्टिल उनको पता चलना चाहिए, स्टिल उनको पता चलना चाहिए। इसी कारण से हम लोग क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे उसको फुट नोट में। एन आइटम इज कंसिडर्ड मटीरियल इफ
its omission, misstatement could influence the economic decision of user of financial statement. हाँ, मटेरियल आइटम तो वो उसी आइटम को बोलते हैं ना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर है ना उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है. अगर इन्फ्लुएंस कर सकता है तो आइटम मटेरियल है, इन्फ्लुएंस नहीं करेगा तो वो आइटम क्या है, इमटेरियल है. ठीक है ना, तो सही है. ये मटेरियलिटी का डेफिनेशन लिखना है. बोल रहे क्रिएटिंग सीक्रेट रिजर्व बाय ओवर प्रोवाइडिंग फॉर एक्सपेंसेस और अंडरस्टेटिंग एसेट्स फुल्ली परमिटेड अंडर फुल डिस्क्लोजर. एकदम गलत. क्या बोल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो ना, आप जब प्रॉफिट निकाल रहे हो ना, लेट्स से ट्रेडिंग एंड पीएल जब आप बना रहे हो तो आप एक्सपेंसेस को बढ़ा दिए, एक्सपेंसेस को बढ़ा दिए तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट घट जाएगा. और झूठ मूठ का जो आप एक्सपेंसेस को बढ़ाए हो, लेट्स से आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस था 100 रुपया और आप बढ़ा के इसको कर दिए 120 रुपया, तो आपका 20 रुपया बच गया ना. तो ये 20 रुपया आप क्या किए, साइड कर लिए, 20 रुपया साइड कर लिए. क्लियर है क्या? या एसेट को सप्रेस कर दिए, एसेट को आप सप्रेस कर दिए. एक एसेट था 100 रुपए का, आप उसको 80 रुपए का बता रहे हैं, तो यहां पे भी आप 20 रुपया क्या कर दिए, साइड कर लिए. अब इसी को आप क्या बोल रहे हो, इसी को बोल रहा है सीक्रेट रिजर्व. तो ये तो भाई गलती है. ये अलाउड है क्या? बोल रहे हैं फुल्ली अलाउड है एज पर फुल डिस्क्लोजर. बिल्कुल भी नहीं. फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि आप ट्रू पिक्चर दिखाओ, ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी दिखाओ. ठीक है, ट्रू पोजीशन दिखाओ बिजनेस का. क्लियर है क्या? सीक्रेट रिजर्व्स डिस्टॉर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाइड ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है ना, विच डायरेक्टली वायलेट्स फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन एंड ट्रू एंड फेयर व्यू रिक्वायरमेंट. क्लियर है? चलो आगे क्या बोल रहा है, द कंटिन्यूअस लाइफ ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पीरियोडिक इंटरवल. ठीक है ना, और यही पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलता है. तो ये तो सिंपल सा चीज है. पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन ही चेप दिया. पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि बड़े से पीरियड को आप छोटे छोटे इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करोगे. हर इंटरवल के एंड में हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे. अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है. ठीक है ना, ठीक है. डुअल कॉन्सेप्ट यही बोलता है, डुअल कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ट्रू, सिंपल था ये दोनों. बोल रहे कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट अलाउड टू मेंटेन स्टैट्यूटरी बुक ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. गलत. अब भैया हम लोग तो कंपनीज एक्ट नहीं पढ़े ना, मेरे को नहीं पता कि कंपनीज एक्ट में कितना पढ़ना है, लॉ के अंदर नहीं पढ़ना है. लेकिन ये बात को ध्यान रखिएगा, इंटर में तो आप लोग डेफिनेटली पढ़ोगे. सेक्शन 128 आएगा, वो बताएगा ऑडिट एंड अकाउंट्स करके टॉपिक आएगा. उसके अंदर बताएगा कि जितनी भी कंपनीज है ना उन सबको अक्रूवल बेसिस फॉलो करना है, सबको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना है. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फंड मतलब बेस ही है अक्रूवल कॉन्सेप्ट. तो बोल रहा है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी बिजनेस रजिस्टर्ड है इन कंपनीज एक्ट, उन सभी को अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है. भैया अगर हम लोग को याद नहीं रहेगा सेक्शन नंबर तो मत लिखिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. ठीक है. चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट ओवर देयर यूजफुल लाइफ सैक्रिफाइसेस मैचिंग कॉन्सेप्ट. बिल्कुल भी नहीं. देखो ध्यान से, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोला था, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोला था एक्सपेंसेस और रेवेन्यू ये क्या होना चाहिए, ये मैच होना चाहिए. यही तो बात बोला था. अगर मान के चलो हमने कोई मशीन खरीदा है 10 लाख में और इसका लाइफ कितना है, इसका लाइफ कितना है, इसका लाइफ है 5 साल. ठीक है ना, तो आप तुम देखो ध्यान से, ये जो 10 लाख रुपया है ये 1 साल खर्चा हुआ या 5 साल खर्चा हुआ, ये 10 लाख 1 2 3 4 5 साल खर्चा हुआ ना. 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 5 साल खर्चा हुआ, 1 2 3 4 5. क्लियर है क्या? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोला कि बेटा 1 साल खर्चा 2 लाख है तो हर साल आप 2 2 लाख दिखाओ, हर साल आप क्या करो 2 2 लाख दिखाओ. क्लियर है क्या? एक बार में ही आप 10 लाख लिखा दोगे तो फिर तो एक बार में ही अगर आप 10 लाख दिखा दोगे तो फिर तो वो रेवेन्यू को 10 लाख का खर्चा टोटल रेवेन्यू को जस्टिफाई कर रहा है क्या? नहीं. ईयर वन का रेवेन्यू, ईयर वन का रेवेन्यू कमाने के लिए, ईयर वन का रेवेन्यू कमाने के लिए तो 2 लाख जितना ही एसेट यूज हुआ है ना, 10 लाख जितना तो यूज नहीं हुआ है क्योंकि ईयर
2 में, 3 में, 4 में, 5 में भी तो एसेट यूज हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ईयर 1 में यूज हुआ है, ठीक है, वही बात है। क्या बोला है, डेप्रिसिएशन एलोकेट्स द कैपिटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, और एक्सपेंसेस जो है वो ओवर द पीरियड जाता है इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो, हिस्टोरिकल कॉस्ट accounting automatically adjust carrying value of fixed asset for general price level change। गलत। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बस एक्विजिशन के टाइम में इंस्टॉलेशन वगैरह का खर्चा को ऐड करता है, वो प्राइस लेवल चेंजेस को रिकॉर्ड करता है क्या? प्राइस लेवल चेंजेस मतलब क्या, आप खरीदा, आप यहां पे लेट्स से 10 लाख में खरीदा, यहां पे चेंज आ गया, यहां पे प्राइस में चेंज आ गया, यहां पे प्राइस आपका चेंज हो गया, बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया, घट गया, ठीक है ना, तो क्या इसको एडजस्ट करता है, क्या इसको एडजस्ट करता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट? आंसर इज नो, नहीं करता है। बोल रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जस्टिफाइड बाय बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हाँ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि मालिक और उसका बिजनेस, ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। और अगर अलग अलग है, अगर मालिक और बिजनेस अलग अलग है, तो फिर ये जो भी पैसा डाला है बिजनेस में, ये जो भी पैसा बिजनेस में डाला है, वो तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो गया, और उस लाइबिलिटी के ऊपर बिजनेस हैज टू पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? चलो, लॉस बाय फायर से रिलेटेड है ये, प्रोवाइडिंग फॉर द एक्सपेक्टेड लॉस ड्यू टू फायर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन इफ इंश्योरेंस क्लेम इज पेंडिंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। गलत। देखो ध्यान से, मान के चलिए अपना यहां पे लॉस हुआ, लॉस ड्यू टू फायर 10 लाख रुपए का, और अपना इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, अपना इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, तो बोल रहा है कि बेटा लॉस हुआ है अपना 10 लाख का, इंश्योरेंस भी लिया हुआ है 10 लाख का, तो फिर तो जितना भी लॉस है सब इंश्योरेंस कंपनी दे ही देगा, तो अपने यहां पे पीएल में 0 डाल दें क्या, या 10 लाख डालना चाहिए? बोल रहा है 10 लाख डालो, 0 मत डालो, 10 लाख डालो, 0 मत डालो। इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम देना, क्लेम पे करना, ये क्या है, ये कंफर्म तो है नहीं, ये क्या है, एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है कि वो देगा, एक्सपेक्टेड है कि वो देगा, पर 100% श्योर है क्या, 100% कंफर्म है क्या, 100% कंफर्म है क्या? आंसर इज नो। वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, हो सकता है कुछ निकाल दे, बोले कि नहीं देंगे, क्लेम नहीं अप्रूव करेंगे, तो क्या करेगा तुम? तो सर्टेन थोड़ी है कि देगा ही, एक्सपेक्टेड है कि देगा, लेकिन अभी तक दे ही थोड़ी दिया है। सर्टेन हो गया क्या? सर्टेन तो नहीं हुआ है ना, सर्टेन तो नहीं हुआ है ना, सर्टेन नहीं हुआ है, तो आप इसको अभी कैसे कंसिडर कर सकते हो? तो आप एक काम करो, प्रोबेबल एक्सपेंसेस को कंसिडर करो, प्रोबेबल इनकम को कंसिडर मत करो। आप खर्चे में लॉस में 10 लाख डालो, अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो हम लोग एडजस्ट कर देंगे। अब देखो, अब लाइन पढ़ो, प्रोवाइडिंग एक्सपेक्टेड लॉस ड्यू टू फायर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोल रहा है आप जितना भी लॉस हुआ है ना उसको प्रोवाइड कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इवन दो हम लोग के पास इंश्योरेंस क्लेम पेंडिंग है, इंश्योरेंस क्लेम अपना पेंडिंग है, हो सकता है आ जाए, स्टिल आप एक बार लॉस को लिख दो। सही बात बोला। कौन सा प्रिंसिपल आएगा? प्रूडेंस। प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है कि कोई भी प्रोबेबल इनकम के ऊपर अलाई नहीं करने का है, उसका एंट्री नहीं करने का है। अनएक्सपायर्ड प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है ना, फिर ड्यूरिंग द करंट ईयर इज कैरी फॉरवर्ड एज एन एसेट ऑन अक्रूवल एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। हाँ, इस साल हम लोग पे किए हैं, हम लोग इस साल पे किए हैं लेट्स से 1 लाख रुपया, और उसका बेनिफिट इस साल बेनिफिट कितने का लिए हैं? सिर्फ 20,000 का, और 80,000 का बेनिफिट अपने को आगे चल के मिलेगा। तो हम लोग एक्सपेंसेस तो इतने को ही मानेंगे ना, इसको एक्सपेंसेस मानेंगे क्या? इसको तो भैया अपने एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे, इसको एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? इसको एसेट मानेंगे। बराबर है क्या? ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट ही बोलता है, मैचिंग प्रिंसिपल ही बोलता है कि इस साल का जो खर्चा है उसी को सिर्फ एक्सपेंसेस मानो। बोल रहा है इन लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? बिल्डिंग बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, डैम बन रहा है,
तो बोल रहे हैं बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप समझो अपने को कंस्ट्रक्शन करने में लगेगा 3-4 साल 5 साल लगेगा, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रिक्टली ऑन कंप्लीट ऑफ जॉब बेसिस। ऐसा थोड़ी होता है कि जब जॉब कंप्लीट होगा तब करेंगे। आज अगर मान के चलो 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और 5 साल चलेगा, तो सीधा यहां पे ही रेवेन्यू लेना, ये तो गलत है। आप लोग इंटर में पढ़ोगे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 होगा, वो क्या बोलेगा, जैसे जैसे काम कंप्लीट हो रहा है ना, जैसे जैसे काम अप्रूव हो रहा है ना, वैसे वैसे तुम उसको इनकम में, रेवेन्यू में, सेल्स में लेते रहो। ईयर 1 में आप 70 लाख जितना काम कर दिए तो 70 लाख को रेवेन्यू ले लो। ईयर 2 में और फर्दर 1.1 सीआर का काम अप्रूव हो गया तो सेकेंड ईयर में 1.1 सीआर ले लो सेल्स में। ईयर 3 में सिर्फ 60 लाख का ही काम अप्रूव हुआ तो ईयर 3 में 60 लाख लो। क्लियर है क्या? क्या बोला कि जो AS7 है ना, वो क्या बोलता है कि आपको रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है, ऑन द बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। जितना जितना काम कंप्लीट हो गया उसके हिसाब से तुम क्या करो, रेवेन्यू में लेते रहो। क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट allowed to customer at the time of sell separately recorded in the books। ये तो जनरल सा बात है, ये रिकॉर्ड होता है क्या? आंसर इज नो, नहीं रिकॉर्ड होता है। कौन सा रिकॉर्ड होता है? कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। नीचे में उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैश डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट रिकॉर्डेड इन जर्नल एंट्री, रिकॉर्डेड इन जर्नल अंडर अक्रूवल सिस्टम। सही बोल रहा है कि अगर पैसा अपने को पहले मिला है तो अपने उसको लिखेंगे। ठीक है, चलो ये दोनों सिंपल था। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन करंट एंड करंट इज बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न। सही बोल रहा है क्या? हाँ, गोइंग कंसर्न बोला कि तुम अपना एसेट, तुम ये मानो कि बिजनेस तुम्हारा लाइफ लॉन्ग जाएगा। अगर 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 कोई एसेट है जिसका बेनिफिट अपने को 6 महीना ही मिलेगा तो उसको 6 महीने का ही मानेंगे, करंट मानेंगे। कोई एसेट अपने को अगर लग रहा है कि अपने को बेनिफिट उसका 40 साल मिलेगा तो उसको तो 40 साल के लिए एसेट मानेंगे ना, क्योंकि गोइंग कंसर्न अपने को खुला अलाउ कर दिया कि तुम मान लो तुम्हारा जिंदगी अनंत काल तक है, तो कोई एसेट अगर 40 साल का हम 40 साल मानेंगे, कोई एसेट अगर 70 साल का हम 70 साल मानेंगे, कोई एसेट अगर 1 साल का 1 साल मानेंगे, कोई एसेट अगर 6 महीने का है तो 6 महीने का मानेंगे। क्लियर है? बोल रहा है अज्यूमिंग द एंटिटी विल कंटिन्यू ऑपरेट्स लॉन्ग टर्म, जस्टिफाई होल्डिंग एसेट्स फॉर ऑपरेशनल यूज सेपरेट फ्रॉम द एसेट्स मेंट फॉर इमीडिएट कैश कन्वर्जन। ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो है ना, वो कहां से डराइव हुआ है? मैथमेटिकल फॉर्मूला। ये सब है क्या? नहीं, बिल्कुल भी मैथ्स के फॉर्मूला से या फिर कोई लीगल या फिर कोई स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन ओनली से यहां सब से आया है क्या? नहीं रही। कन्वेंशन हमारे हमारे प्रथा से आया है। ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते आ रहे हैं, जो कस्टम्स है उसको देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो कस्टम्स, ट्रेडिशंस, अपना जो प्रैक्टिकल यूसेज है उससे हम लोग का कन्वेंशन बना है। ठीक है, if the market price of land owned by the company increase, बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई एसेट है उसका प्राइस बढ़ रहा है, कंपनी मस्ट इमीडिएटली इंक्रीज द कैरिंग वैल्यू ऑफ द लैंड। ऐसा है क्या? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट था ये? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या बोला? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक एसेट है जिसको कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज हायर पे रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या है? वो स्टॉक है। Disclosing significant accounting policy in footnote compensate for incorrect और फंडामेंटल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल भी नहीं। अगर कुछ गलती हुआ है, कोई मिस्टेक कर दिया हमने, कुछ गलत कर दिया हमने, तो आप सिर्फ नोट लिख दोगे काफी है क्या? आंसर इज नो, आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बोलता है सब चीज को आप तरीके से रिकॉर्ड करिए। ठीक है ना? मिस स्टेटमेंट अलाउ थोड़ी कर रहा है कि आप कुछ गलती कर दिए हैं ऊपर में और आप फुटनोट में लिख दो और सही हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। बोल रहा है फुटनोट डिस्क्लोज कैन नॉट रेक्टिफाई और एक्सक्यूज इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और इनकरेक्ट एंट्री इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बराबर है क्या? चलो, तो बना ये कुछ ट्रू फॉल्स था जो कि इंपॉर्टेंट था। अगर आप कॉन्सेप्ट्स वाला वीडियो देखे और ये देख लियो तो लगभग आपका ये हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? ट्रू फॉल्स के अंदर 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, बहुत हाई चांसेस है, और अलग से एक 4 मार्क का 3 मार्क का वो लोग थियरी डाल सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो आज के लिए इतना काफी था मुन्ना।
Bye bye.